नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की बारिश और सैलाब की। कभी बादल फट पड़ने के नतीजे में आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही है, कहीं ज़मीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो कहीं बारिश का पानी जमा होने की वजह से वबाई इमराज फूट पड़ने का ख़तरा मंडरा रहा है। कहीं बारिश की तबाही की खबरें आ रही हैं, तो कहीं शहर के बाज़ इलाक़ों में ज़लज़ले के खौफ से लोग घरों से बाहर रात गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा शहर खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहा है। इन हालात में खबर और मरसिए का फ़र्क ख़त्म होकर रह गया, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फे से मगर शिद्दत के साथ हो रही बारिश ने हर तरफ तबाही फैला दी है। राहत की तो कोई खबर नहीं आ रही है, खबरें आ रही है तो सिर्फ तबाही और बर्बादी की। अभी चंद दिन कबल बारिश से हुई तबाही की पूरी कहानी बयान भी नहीं की गई थी कि कल हुई बारिश ने मज़ीद तबाही बर्पा कर दी। शहरियान हैदराबाद खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहां सुबह उठते ही सूरज की किरणें उनका इस्तकबाल कर रही हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद आज बारिश नहीं होगी। लेकिन शाम होते होते शहरियों की ये उम्मीद टूट रही है, क्योंकि शाम और रात के वक्त हो रही मुसलसल बारिश मज़ीद तबाही का सामान अपने साथ ला रही है। इस वक्त हम बारिश की तबाही या हुकूमत के इमदादी कामों के बारे में नहीं, बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारियों और शहरियों को फराहम दस्तूरी हुकूक की बात करेंगे, जो आपको इस हकीकत का सामना करवाएंगे कि दर हकीकत मामूली दूध, फूड पैकेट्स या मेडिकल कैंप्स लगाकर या हादसे में मरने पर एक्सग्रेशिया अदा करके मुंतखबा हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार हासिल नहीं कर सकती। हम आपको बता दें कि दरअसल कोरोना की वबा के दौरान आपने कई मरतबा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नाम सुना होगा। आपने इसके अलावा एपिडेमिक एक्ट के बारे में भी सुना। लेकिन अगर हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें, उसके तहत इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाने के लिए कई तरह के इक़दाम किए गए या फिर ऐलानात किए गए। दरअसल आफात समावी से निपटने के लिए और नुकसानात को कम से कम करने के लिए साल 2005 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया और साल 2016 में इसका पहला मंसूबा हुकूमत की जानिब से जारी किया गया। आइए अब इस पूरे मामले पर नज़र डालते हैं। मुल्क की आज़ादी के करीब 58 साल बाद यानी साल 2005 में उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने मुल्क में पहली मरतबा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पार्लियामेंट में मंजूर करवाया। मुल्क के आवाम को आफात समावी से महफूज रखने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान की मनसूबाबंदी की गई। यूपीए हुकूमत की जानिब से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में शामिल बातों में चंद अहम का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें कुदरती आफात की सूरत में उन मंसूबों के तहत आवाम के जानी तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुतासरीन के लिए मियारी ग़िज़ा, साफ़ पीने का पानी, तिब्बी इमदाद और उनकी महफूज मकामात पर मुंतकिली को यकीनी बनाने को अव्वलीन तरजीह दी गई है। यह कानून मुंतखबा हुकूमतों को आफात समावी से मुतासिर होने वालों के जानी व माली नुकसान के अलावा किसानों की काश्त के नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए नुकसान की बाजपाई का दस्तूरी तौर पर जिम्मेदार बनाता है। दस्तूर के तहत ज़िंदगी गुजारने के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कानून में कई नुकात शामिल हैं। अब अगर इसकी तफसीलात में जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसीलिए यहाँ मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मौके की मुनासिबत से सिर्फ उन नुकात का ही जिक्र किया गया है जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। रियासत या शहर में जब कभी भी कुदरती आफत आती है तो हुकूमत की जानिब से बचाव और राहतकारी के कामों के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर तशहीर की जाती है। लेकिन इस वक्त जिन हालात का शहरी मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में हुकूमत के दावों पर यकीन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बारिश की तबाहकारियों ने हक़ाइक़ को दफन करते हुए हुक्मरान जमात की जानिब से शहर के बीमार, नहीफ और कमज़ोर चेहरे को मेकअप की आड़ में छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए दिखाए जा रहे कैमरा फोकस चेहरे के बजाय शहरियों को शहर की हकीकी सूरत दिखला दी है। रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तूफ़ान के असरात से अक्सर तबाहकुन बारिश होती ही रहती है। साहिल समंदर के करीब के इलाके तबाह हो जाते हैं, लेकिन इस मरतबा यह तबाही साहिल समंदर पार करके शहर में दाखिल हो गई।
ऐसे में नजर डालते हैं कि हमारी हुकूमतों की कारकर्दगी पर। मुल्क की कई रियासतों में जहां नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर मौसर तरीके से अमलावरी की जा रही है, वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों की जानिब से इस ताल्लुक से कोई मंसूबा तक नहीं बनाया गया। इसका मतलब इन हुकूमतों के पास इस एक्ट पर अमलावरी का मंसूबा तक नहीं है। 4 अप्रैल साल 2016 को अजय कुमार बंसवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों के साथ दोनों तेलुगु रियासतों की हुकूमतों को स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्लान पेश करने की हिदायत दी थी। 18 मई साल 2017 तक भी दोनों रियासतों ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का मंसूबा पेश नहीं किया। इसी तरह कोरोना बहरान के दौरान अवाम के हुकूक से मुतालिक तेलंगाना प्रजा स्वामिका वेदिका की जानिब से अदालत में पेश की गई मफाद अम्मा की एक दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को आफात समावी से निपटने के इक़दामात और इंतजाम से मुतालिक स्टेट प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पर मुश्तमिल तफसीलात पेश करने की 4 सितंबर 2020 को हिदायत दी, लेकिन हुकूमत ने यह तफसीलात अदालत में पेश नहीं की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अब इस मनसूबाबंदी का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में किस हद तक संजीदा है। हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट में तैयार किया गया एक कानून गुज़िश्ता 15 साल से नाफिजुल अमल होने का मुंतज़िर है, तो इससे हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा होता है। इस एक्ट के नाफिज ना होने की वजह से सैलाब और आफात समावी के मौके पर अवाम कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जानी नुकसान, माली नुकसान और सेहत का नुकसान होता ही जा रहा है। तेलंगाना में पिछले 3 साल से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ख़ास तौर पर पिछले साल अगस्त में हुई बारिश की वजह से रियासत भर में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ। शहर वरंगल में 3 दिन तक हुई मुसलसल बारिश की वजह से करीब 8 लाख लोग बेघर हुए। 300 से ज़ायद कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। उस वक्त आलम यह था कि लोग 3 दिनों तक बारिश में भीगते और धूप में सूखने के अलावा सर्दी से ठिठुरते रहे और वो परेशान हाल लोग ग़िज़ा, साफ़ पानी और इलाज के लिए परेशान देखे गए। दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़ ज़िले आदिलाबाद से भद्रादरी कुत्तागुडम तक तकरीबन 30 लाख कबायली और गैर कबायली लोग बसते हैं। बारिश से वो भी परेशान हो गए थे। उनमें से बेशतर के सरों से साया छिन गया और लाखों एकड़ पर फैली काश्त तबाह बर्बाद हो गई। वरंगल में हुई बारिश के बाद मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए जाने वाले वुज़रा और अरकान असम्बली को शदीद अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा था। अब शहर में हो रही बारिश के दौरान हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई लोग बुनियादी सहूलियात, ग़िज़ा, पीने के पानी और इलाज के लिए परेशान हैं। क्या ही बेहतर होता कि हुकूमत की जानिब से आफात समावी से निपटने के कानून पर अमल आवारी करते हुए अवाम के जीने के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने अवाम को राम भरोसे छोड़ दिया है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि आफात समावी से निपटने के कानून पर मौसर अमल आवारी करते हुए अवाम की इस मुश्किल घड़ी में मदद की जाए। यहाँ यह जिक्र बेजा ना होगा कि शहरों का यह हाल है कि हर तरफ सिर्फ कंक्रीट का जंगल नज़र आ रहा है। हुकूमत की हिमायत से या फिर दानिस्ता नज़रअंदाज किए जाने की पॉलिसी के सबब तालाबों, कुंटों और नालों पर अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर लैंड माफिया और रियल स्टेट के ताजिर लेआउट्स बनाकर धड़ल्ले से यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बारिश के दौरान इन तालाबों, कुंटों में जमा होने वाला पानी शहर में जमा होकर शहर को ले डूब रहा है। इस अमल में जहां इस तरह की कोशिश करते हुए ज़मीनात फ़रोख्त करने वाले ज़िम्मेदार हैं, वहीं ऐसे प्लॉट्स लाखों रुपए देकर ख़रीदने वाले भी ज़िम्मेदार नहीं, तो कम से कम शरीके जुर्म तो ज़रूर है। ये कहा जा सकता है कि मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत को ज़िम्मेदारियों का एहसास करवाने वालों पर पुलिस के ज़रिए लाठियाँ बरसाई गईं और ये रवैया ठीक नहीं है। हुकूमत को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जमहूरियत में अवाम ही तारीख साज होते हैं, जो वक्त आने पर अपने दस्तूरी हक यानी वोट के ज़रिए खामोश इनकलाब लाते हुए मनमानी करने वाली हुकूमतों को सबक सिखाते हैं।
अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा आज 4 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। इनमें अब तक 2 करोड़ 99 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं इन्फेक्शन से अब तक 11 लाख 15 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी करीब 90 लाख से ज़्यादा लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 24 घंटे में 70,000 नए मामले सामने आए हैं। जुलाई के बाद ये एक दिन में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन पहले भी 68,000 केसेस मिले थे। सदारती इंतखाबात अब महज 2 हफ्ते दूर हैं। ऐसे में बढ़ते मामलात सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलों में इजाफा कर सकते हैं। इसके पहले 31 जुलाई को 68,000 मामले सामने आए थे। अगस्त और सितंबर में मामले कम हुए थे, लेकिन अक्टूबर में इन्फेक्शन की दूसरी लहर सामने आई। पिछले हफ्ते औसतन यहां 55,000 मामले रोज 60% ज्यादा है। हिंदुस्तान में जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की तादाद में 15 दिनों से जारी कमी के बाद एक बार फिर हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। हालांकि इस बीमारी से शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के साथ एक्टिव केसेस में कमी का रुझान जारी है और इसकी शरह कम होकर 10.45% यानी 10.45% रह गई है। अक्टूबर के आगाज में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा थी, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद इसमें कमी वाक़ई हुई और 15 दिन के दौरानिया में ये तादाद औसतन 600 से 900 के दरमियान रही। लेकिन इतवार के रोज़ ये तादाद फिर 1000 से ऊपर चली गई। इतवार के रोज़ मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मुहलिक तरीन वबा से मज़ीद 1033 अमवात से मजमूई तादाद बढ़कर 1,14,000 हो गई है। इसी अरसे में 72,614 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी, जिससे मुल्क में लगभग 66 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना वायरस से शिफायाब हो चुके हैं। नए केसेस में कमी के साथ एक्टिव केसेस 11,776 कम होकर 7,83,000 रह गए हैं। इसी अरसे के दौरान मजीद 61,871 नए केसेस की रिपोर्ट से मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद करीब 75 लाख हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाबी की शरह 88% है, जबकि अमवात की शरह अब 1.52% 1.52% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,436 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,22,111 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,271 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, यानी 0.57%, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। 2 दिनों के दौरान कोरोना से 2,154 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,98,790 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,043 कोविड-19 के मायने किए गए हैं, ताहम 965 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 38,30,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। रियासत में इस वायरस के 22,050 एक्टिव केसेस हैं। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि केरला में ओणम के दौरान बरती गई लापरवाही की वजह से रियासत में कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है और दीगर रियासतों को इससे सबक लेते हुए आने वाले त्योहारों के दौरान ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतवार के रोज़ बताया कि 30 जनवरी से 3 मई के दरमियान केरला में कोरोना वायरस के सिर्फ 499 ही मामले सामने आए थे और वायरस की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई थी। उस वक्त इन्फेक्शन के ज़्यादातर मामले कसरगोड और ज़िले कन्वर से थे। इसके बाद सयाहत और तिजारत की वजह से रियासत में और रियासत के बाहर के लोगों की बढ़ती हुई नकलो हरकत की वजह से दूसरे अजला में भी कोरोना इन्फेक्शन के वाक़यात में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि ओणम त्यौहार की वजह से अगस्त और सितंबर में केरला में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। ओणम का त्यौहार 22 अगस्त से 2 सितंबर तक जारी रहा और इस दौरान रियासत भर से लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और कोविड-19 से मुतालिक रहनुमायाना खतूत पर अमल नहीं किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इब्तदाई तौर पर केरला ने कोरोना वायरस पर अच्छी तरह काबू पा लिया था, लेकिन बाद में लापरवाही की वजह से केरला में इन्फेक्शन के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ।
और मामला संगीन हो गया। इससे दीगर रियासतों को ये सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह ओणम के दौरान लापरवाही के सबब वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। Down in prayer, we must. This Navratri, I urge all of you to be mindful of your role in defeating the evil of COVID-19. As we bow down in prayer, we must keep the sacrifice of lakhs of Corona warriors in our thoughts. Those who have lost their lives and those who are battling this dreaded disease for saving us. I have decided to keep my celebrations subdued. There is so much suffering across the world due to the pandemic. We must all let charity take precedence. Donate with a large heart to the underprivileged. Find poor people in your neighborhood, those who need your graciousness. Buy their children new clothes and sweets. Buy them their articles of need. You will feel good about it, I am sure. As we worship Ma Shakti in her 9 avatars. कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन के तई गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने चीन को दुनिया में इस वबा की वजह से होने वाली तबाही का जिम्मेदार मानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने आलमी फोरम से कोरोना को चीनी वायरस भी कह दिया है। उनका दावा है कि चीन में वुहान लैब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया है। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को निशाना बनाते हुए कहा है कि चीन ने जो किया है उसे अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। सदारती इंतखाबात के लिए एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि किसी ने कभी नहीं देखा कि चीन में क्या हो रहा है, लेकिन अमेरिका कोरोना की वजह से बहुत कुछ खो चुका है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ट्रंप ने कहा कि खराब हालात के बावजूद कोरोना से निपटने में हमने बहुत बेहतर काम किया है। हम कोरोना से उभर रहे हैं, लेकिन 2,20,000 जानें गंवाने के बाद हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि मुल्क में कोरोना के कहर से पहले अमेरिका के पास सबसे बड़ी मईशत थी। उन्होंने वायरस को एक मसनूई खौफनाक हालत भी करार दिया। ट्रंप ने कहा कि हम एक साथ आ रहे थे, जो चीज़ हमारे मुल्क को चीन के साथ लाने जा रही थी वो कामयाबी थी। ये तब तक हो रहा था जब तक कि मसनूई और खौफनाक बीमारी नहीं आई थी, लेकिन चीनी साजिश ने इस सब को बिगाड़ दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका चीन की नफ्स पर हमला कर रहा है, जो अब तक नहीं किया था। नॉर्थर्न कैरोलिना में मुनक्किदा इंतखाबी रैली में ट्रंप ने कहा कि हमने बेरोजगारी के शोबे को निशाना बनाया है। हम चीन को इस सतह पर शिकस्त दे रहे हैं जहां पहले कभी नहीं दी थी। मैं उन पर टैरिफ लागू कर रहा हूं और वो नहीं जानते हैं कि क्या करना है। Is that they're desperate to try and have a victory with a person that's totally unqualified mentally to be president, okay? He's unqualified, you know? No, he's unqualified. Ask yourself this question. Do you want to vote for the candidate supported by anti-American rioters, which he is? Or do you want to vote for the candidate supported by the heroes of law enforcement in virtually every instance? Biden will surrender our country to the mob. With your vote, we will save our country from the mob. We will make our country greater than ever before. To ensure that our nation honors the memory of American patriots, I'm establishing a beautiful, vast, it's going to be chosen in the very near future. We have many sites. A vast outdoor park that will feature the statues of all of the greatest Americans who have ever lived. It's going to be called the National Garden of American Heroes. Isn't that nice? Now, you know me from private life, so I'm thinking about calling it the Trump National Garden of American Heroes. Somebody said, why don't you go with the Trump National? I said, no, I don't think I'll get away with that one. To combat the toxic left-wing propaganda in our schools, I recently announced that we're launching a new pro-American lesson plan for students called the 1776 Commission. We will teach our children the greatness and glory of America, if they don't know it. But, you know, they're not being taught that. They're being taught that we're not great. I've also issued an executive order to prohibit the teaching of
critical race theory in the federal government. माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि आलूदगी सिर्फ किसी एक शहर या रियासत तक महदूद नहीं है और उसे ख़त्म करने के लिए हर महाज पर काम करना ज़रूरी है। जावड़ेकर ने फेसबुक लाइव के जरिए आलूदगी के मसले पर आम लोगों से बराह रास्त बातचीत करते हुए कहा कि समाज के हर एक फ़र्द को आलूदगी की फ़िक्र करनी चाहिए और उसे कम करने के लिए काम करना चाहिए। ये किसी एक शहर, गाँव या रियासत का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। आलूदगी एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और उसके ख़ात्मे के लिए हर महाज पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी सतह पर आलूदगी को कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है। आम लोग भी अपनी सतह पर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी गाड़ियां अच्छी हालत में रखनी चाहिए, मुख्तसर फासले तक जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें और पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों के बजाय बिजली की गाड़ियां खरीदें। जावड़ेकर ने कहा कि किसी मसले को कबूल करना ही उसके हल की शुरुआत है। मरकजी हुकूमत ने सबसे पहले 2015 में मुल्क में एयर क्वालिटी इंडेक्स तय किया था। इसके बाद हवा के मियार में नुमाया बेहतरी आई। साल 2016 में 250 दिन दिल्ली में ख़राब हवा थी, जिसकी तादाद अब घटकर 180 दिन तक आ गई है। आसपास की रियासतों में 40 दिन तक पराली जलाने से ये मसला और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आलूदगी की सबसे बड़ी वजूहात सनत, गाड़ियों से गैस का अखराज, कचरे का गलत इंतज़ाम, धुआं, धूल और काश्तकारी के नामियाती फुजला जलाना है। इसके अलावा जोग्राफियाई और मौसमी अवामिल भी हैं। उन्होंने हुकूमत ने मुल्क भर में गाड़ियों और मियार को BS6 पेट्रोल डीजल के लिए नाफिज किया। इससे गाड़ियों की आलूदगी में 25 से 60% तक कमी वाक़ हो सकती है। तमाम शहरों में मेट्रो ट्रेनों और इलेक्ट्रिक बसों की सहूलियात शुरू करवाई जा रही हैं। दिल्ली और उसके आसपास के बिजली घर बंद कर दिए गए हैं या उन्हें गैस डेजल्फोराइजेशन टेक्नोलॉजी में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर माहौलियात ने कहा कि आलूदगी फैलाने वाले मुल्क की 4500 सनतों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जब भी उनकी चिमनियों से आलूदगी बढ़ती है तो उनसे फ़ौरन इस पर काबू पाने के लिए कहा जाता है। सनतों में PNG ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ईंटों के भट्टे में जिगजैग टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। जावड़ेकर ने कहा कि सर्दी से बचने के लिए लकड़ी का अलावा वगैरह जलाने की वजह से भी आलूदगी बढ़ जाती है। लोगों को इससे आगाह करने के लिए जल्द ही एक मुहिम चलाई जाएगी। गाड़ी में अब BS6 पेट्रोल डीजल ही मिल रहा है देश भर में और BS6 वाहन ही नए मिलेंगे, बाकी अब दूसरे वाहन नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक काम करने जैसा है। अभी मैं देख रहा हूं BS6 फ्यूल से राज चावला पूछ रहे हैं, BS6 फ्यूल से 25 से 60% तक कमी आती है। सही है आपकी जानकारी। बाकी अविनाश सिंह राजपूत बहुत जोर से सवाल आ रहे हैं, मेरे साथी मुझे निकाल कर दे रहे हैं। तो सुनील नायर पूछते हैं कि न्यू स्टेप्स टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं? तो मैंने वाहनों के बारे में थोड़ा सा कहा, मैं अब इंडस्ट्री के बारे में कहूंगा। इंडस्ट्री में हमने पहले तो दिल्ली शहर में ही नहीं, पूरे देश भर में जो प्रदूषणकारी बिजली निर्माण के संयंत्र है वो फेज आउट करने का एक कार्यक्रम बनाया है और उसमें 60-70 प्लांट्स 2 साल में बंद हो जाएंगे। ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। और दिल्ली में बदरपुर, सोनीपत और आसपास के प्लांट्स बंद हुए हैं। बाकी सभी प्लांट्स में FGD यंत्रणा लगेगी, जिससे प्रदूषण में एकदम कमी आती है। तो ये एक काम कर रहे हैं। दूसरा, 24/7 हम मॉनिटरिंग करते हैं। देश में 4500 उद्योग ऐसे हैं कि जो प्रदूषण करते हैं, तो उनके चिमनी पर हमने मशीन बिठाया है और उनका वाटर डिस्चार्ज जहां होता है, एफ्लुएंट डिस्चार्ज, वहां भी मशीन बिठाया है। उस मशीन से हमें 24 घंटे की खबर पल पल की मिलती है कि कहां प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। उनको तुरंत SMS जाता है और अगर SMS की दखल लेकर वो काम नहीं करते, सुधार नहीं करते। बहरिया के देसी जंगी जहाज INS चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज कामयाबी से तजुर्बा किया गया। देसी साख्ता स्टेल्थ डिजास्टर
डिस्ट्रॉयर से दागे गए मिसाइल ने बहरी अरब में अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मौलिक हथियार की हैसियत से तनसीब के बाद ब्रह्मोस मिसाइल INS चेन्नई के समंदर से सतह के तवील फासले के हदफ को निशाना बनाने वाले जंगी जहाज के बतौर इसकी फतह को यकीनी बनाएगा और ये बहरिया का एक और मुहलिक प्लेटफॉर्म बनेगा। ब्रह्मोस को हिंदुस्तान और रूस ने मुश्तरका तौर पर डिज़ाइन करके तैयार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम यानी DRDO, ब्रह्मोस एंटरप्राइजेस और हिंदुस्तानी बहरिया को इस कामयाब तजुर्बे के लिए मुबारकबाद दी। DRDO के सदर डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने इस अजीम कारनामे पर DRDO, ब्रह्मोस एंटरप्राइजेस, बहरिया और इंडस्ट्री के साइंसदानों और अहलकारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल से हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों में इजाफा होगा। शिवसेना के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने मीडिया पर दोहरे मियार को अपनाने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के पालघर में हुजूम ने साधुओं का कत्ल किया तो ये अधर्म यानी नाइंसाफी हो गई, लेकिन दूसरी रियासतों में साधुओं का कत्ल हो तो मामूल की बात हो गई। शिवसेना लीडर ने अप्रैल में पालघर में हुजूम के जरिए 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग का हवाला देते हुए निपटाने का नया खेल के उन्वान से इदारिया तहरीर किया। रावत ने लिखा कि पालघर में हुजूम ने 2 साधुओं को हलाक किया, पूरे मुल्क में तूफान बर्पा किया गया, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में 4 और राजस्थान में 1 साधु को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। राजस्थान में तो पुजारी को जिंदा जला दिया गया। मीडिया का रवैया ऐसा है गोया कुछ हुआ ही नहीं। पालघर में साधुओं पर हमला हुआ था तो नाइंसाफी थी, लेकिन कहीं और ऐसा होता है तो वो आम वाकया है। ये कैसे मुमकिन है? संजय रावत ने रवां माह यूपी और राजस्थान में साधुओं पर हमले का हवाला दिया और यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर निशाना लगाया। वाज़ेह है कि राजस्थान में एक ग्रुप ने ज़मीन के तनाज़े में पहले एक पुजारी पर हमला किया और बाद में उसे जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि FIR में 3 दीगर अफराद का नाम भी दर्ज किया गया। उधर यूपी के गोंडा जिले में साधुओं पर हमले के मामले में पुलिस ने एक नया इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक उद्धव ने खुद अपने ऊपर हमला करने की साजिश की थी और इसके लिए एक पेशावर शूटर को पैसे दिए थे। पुलिस के मुताबिक उद्धव ने सियासी दुश्मनी में ऐसा किया। संजय रावत ने महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल के गवर्नरों पर भी तंज किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 2 रियासतें महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में गवर्नर हैं, बकिया रियासतों में गवर्नर है या नहीं उन्हें मालूम नहीं। तेच भूमिका आहे आणि मी महाराष्ट्राची भूमिका मांडली म्हणजे शिवसेने। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे घोर में इतवार के रोज़ खुदकश कार बम हमले में 12 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। घोर में वाक़ हॉस्पिटल के सरबराह मोहम्मद उमर लिलजाद ने बताया कि इमरजेंसी महकमे के अहलकार शदीद और आम तौर पर ज़ख्मी होने वाले लोगों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तारिक आरन ने बताया कि कार बम हमले में सूबाई पुलिस चीफ के दफ्तर के दाखिली गेट पर किया गया। किसी ने इस हमले की फ़िलहाल जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यह हमला क़तर में तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के माबीन जारी मुज़ाकरात के दौरान हुआ। मुल्क में दहाइयों से जारी जंग के खात्मे के लिए ये मुज़ाकरात जारी हैं। IPL के 13वें सीजन के 35वें मैच में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हरा दिया। KKR के लिए लोकी फर्ग्यूसन ने सुपर ओवर किया। फर्ग्यूसन ने 3 बॉल में ही डेविड वार्नर और अब्दुल समद को आउट कर दिया। इसके साथ ही हैदराबाद को 2 रन पर समेट दिया। जवाब में हैदराबाद के लिए सुपर ओवर राशिद खान ने डाला। KKR के ड्यून मॉर्गन और दिनेश कार्तिक ने 4 बॉल पर 3 रन बनाकर मैच जीत लिया। IPL में यह पहला मौका है जब एक सीजन में 3 सुपर ओवर खेले गए। अब तक लीग में 12 सुपर ओवर खेले गए। 2013 और 2019 में 2-2 बार मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ था। 12 में से 7 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती थी, वहीं पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार ही मैच जीत सकी थी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।